हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। और जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, जिससे स्टूडेंट्स आप लोगों को +1 और +2 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, जिसका आप लोग अपने +1 और +2 और इससे आगे हायर स्टडी में यूज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियोज आई हैं वो एक कंटिन्यूस पार्ट के अंदर हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 आज 5 तक आ चुकी है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें हम कुछ चीजों की बात करेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और लेक्चर नंबर 6 होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे पहले जो मेरे पास लेक्चर थे जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर मैंने आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज भी करके दिखाई है कि एक्टिविटी क्या थी, बैलून एक्टिविटी थी कि बैलून किस प्रकार से न्यूट्रल, जो वाटर जो होता है वो एक न्यूट्रल कैटेगरी में आता है, जो चार्ज बैलून है वो पानी को किस प्रकार से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को पीस ऑफ पेपर और एक स्केल के साथ भी एक्टिविटी करके दिखाई है कि इस प्रकार से एक चार्ज स्केल जो है वो अनचार्ज पीसीज ऑफ पेपर को किस प्रकार से अट्रैक्ट कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, किस प्रकार से, जैसे मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें हमारे पास 2 स्ट्रॉ थी, दे आर चार्ज विद ए सिल्क क्लॉथ। जो स्ट्रॉ हमारे पास थी उसको हमने सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया और किस प्रकार से एक स्ट्रॉ दूसरी स्ट्रॉ को रिपेल करती है। तो ये स्टूडेंट हमने एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि किस प्रकार से हम एक स्टैटिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चार्ज को ट्रांसफर किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो वो चीजें हमने देखी है। जितना चार्ज बॉडी से ट्रांसफर होता है, जितना चार्ज निकल के जाता है, उतना ही चार्ज उसके ऊपर दूसरे नेचर का आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसके अंदर अभी तक हमने देखा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अट्रैक्शन और रिपेल, जब कोई बॉडी अट्रैक्ट करती है कोई बॉडी रिपेल करती है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, तो वो फाइंड आउट किया था कूलम्स ने। किसने फाइंड आउट किया था? कूलम्स ने। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो एक एनालॉग है जो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब उसी के बेसिस के ऊपर ही वैसे सेम एक्सपेरिमेंट उसने किया और उसी के बेसिस पे ही उसने कूलम्स ने भी फाइंड आउट किया कि किस प्रकार से दो बॉडी है आपस में अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो आप लोग टॉपिक के नाम से तो बहुत अच्छे तरीके से जान पहचान गए होंगे कि हमारे पास कूलम्स लॉ के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो कूलम्स लॉ एक सिंपल सी टर्म्स हमारे पास है जो कि आप फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं और साथ के साथ क्या बता देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी इंडिकेट करेगा कि ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। कूलम्स लॉ का हम यूज इसमें करते हैं। ग्रेविटेशन जो लॉ था, जो हमने +1 क्लास के अंदर ग्रेविटेशन पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मास होता है और मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नेचर का फोर्स होता है, और जो कूलम्स लॉ है वो दोनों ही टाइप का है, हमारे पास अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्सन भी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलम्स ने क्या ऑब्जर्वेशन किया इसके अंदर, तो इसमें 2 चार्जेस लिए। पहला चार्ज जिसको लिखा Q1 और दूसरा चार्ज उसको लिखा उसने Q2, ठीक है। मतलब मैं बात करता हूँ, अगर मैं 2 पेन की बात करता हूँ, 2 स्ट्रॉ है या 2 पेन है प्लास्टिक के, अगर इन दोनों को मैं आपस में रब कर दूं किसी सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है, ये सिल्क क्लॉथ है मेरे पास, ये पेन है, ये भी पेन है, अगर मैं इस दोनों प्लास्टिक मटेरियल को सिल्क के साथ रब करता हूं तो दोनों प्लास्टिक जो मटेरियल है दे एक्वायर द सेम नेचर ऑफ चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो दोनों चार्जेस लिए हैं वो दोनों के दोनों क्या हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके बीच में अट्रैक्शन कब होती, इसके बीच में रिपल्सन कब होगी, जब हम एक बॉडी को स्टेशनरी करते हैं और दूसरी बॉडी को उसके पास या उसके नजदीक लेके जाते हैं, तो वो क्या करती है, सेम नेचर ऑफ चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके वो रिपल्सन करते हैं। जो पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है उस चार्ज के अराउंड, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो कूलम्स ने क्या देखा कि इन दोनों
चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, आर से। ठीक है, आर से उसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस ऑब्जर्वेशन में क्या है कि अगर वो इसको स्टेशनरी रखे तो ये चार्ज मूवमेंट करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। ठीक है, अगर ये रेस्ट पोजीशन पे होगा तो ये मोशन में आएगा, अगर ये हमारे पास रेस्ट में कर ले तो ये मोशन में आ जाएगा। तो वो एक दूसरे के ऊपर ये भी ऑब्जर्वेशन हुआ कि दे आर रिपेल विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब Q1 और Q2 जो है वो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी इसके अंदर, उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखा कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। जो मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज है उन दोनों की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको इक्वेशन नंबर उसने राइट कर दिया 1। सेकंड उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी इस कंडीशन के अंदर कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल आर प्लेस नियर टू ईच अदर दे आर रिपेल लार्ज फोर्स, एक लार्ज फोर्स से दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर वो दूर रखे हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो एक कम फोर्स होता है। तो इसी बेसिस पे आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो इसके अंदर, बट वो फर्दर पार्ट होगा हमारे पास, कंसेप्चुअल पार्ट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या था इसके अंदर, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो डियर स्टूडेंट ये टोटल जो ऑब्जर्वेशन है ये सेम एज इट इज हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसी बेसिस के ऊपर कूलम्ब्स ने भी इसको फाइंड आउट किया। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनालॉग्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा हमारे पास, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, उसके बेसिस पे उसने क्या देखा, F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R²। ठीक है, ये हमारे पास R² के। अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे है हमारे पास उसको हमने देखा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R²। जो K है उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। जो इस K की वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ K इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। तो कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास नेचर ऑफ मीडियम का मतलब क्या होगा कि ये जो चार्ज है हमारे पास है ये किसके ऊपर डिपेंड, मतलब जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर। मतलब आपके दोनों चार्जेस आर प्लेस इन एयर और इन वैक्यूम, तो मे बी मतलब दोनों चीजें सेम है, आर इन वाटर आर इन ऑयल, तो अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे हो सकता है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं 1/4πε0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की अभी हम बातें करेंगे। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। तो जो हमारे पास यहाँ पे 1/4πε0 है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होगा हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 9 × 10⁹। ठीक है, यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं, यूनिट होगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोस्टली जो CBSE या फिर हरियाणा बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मली पेपर्स के अंदर लिखी होती है, फिर भी आप लोगों को याद करना जरूरी होता है। इसी के बेसिस पे हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम के पार्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा फॉर्मूला था हमारे पास जिसको मैंने यहाँ पे राइट किया
कि हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो ये K1 Q2 बाई आर स्क्वायर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, K जो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, अगर सेम चार्जेज होंगे तो क्या करेंगे, यू नो दे आर रिपेल टू ईच अदर। अगर दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज होंगे तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही इसी के अंदर जो हमारे पास कूलम्स लॉ है, एक सीबीएसई के अंदर बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलो पहले ग्राफ की हम बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हमारे पास ग्राफ जो है, ग्राफ F और 1/r स्क्वायर है, ध्यान से देख रहे हैं इस चीज को, मैंने सिर्फ लिखा 1/r स्क्वायर। तो इन दैट कंडीशन ग्राफ जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ का नेचर कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी बात, और दूसरा जो ग्राफ इसके अंदर बनता है वो ग्राफ होगा हमारे पास, अगर मैं ग्राफ यहाँ पे लिखूं F और R के बीच में। अब ध्यान देने वाली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि R और F के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम F और R जो है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा, अगर R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो F की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है ना। अगर R डिक्रीज होगा तो F की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का कर्व टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये कर्व ग्राफ होगा जिसको आप लोग इजीली समझ सकते हो, ठीक है। R की वैल्यू पॉजिटिव, R की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता हमारे पास। अगर हम पोजीशंस की बात करें तो उसके बेसिस पे भी इस चीज को लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, चार्ज को डबल कर दें, इफ चार्जेस आर डबल और ट्रिपल एंड सो मेनी, तो इन दैट कंडीशन जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आल्सो, मतलब इसको डबल करो इसको भी डबल करो तो चार्ज कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स, ठीक है। ईच चार्ज को अगर हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, ट्रिपल करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 9 टाइम्स। तो ये एक छोटा सा पार्ट होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट, इसको भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस प्रकार से चार्जेस को डबल करें, चार्जेस को ट्रिपल करें तो किस प्रकार से फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसी थोड़े से और पार्ट के अंदर हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं इसी पार्ट के अंदर, तो आगे चलते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देख रहे हैं इसी चीज को, इसकी वैल्यू हमें पता है, कितना लिखा मैंने, 9 इंटू में 10⁹, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया मैंने 9 इंटू 10⁹, ठीक है। याद रखो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, चार्ज कितना लिखा, 1 कूलम, एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज 1 मीटर। तो दोनों चार्जेस हमारे पास है, उन दोनों की वैल्यू क्या है, Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम, बोथ आर पॉजिटिव, और सेपरेशन कितना लिखा, 1 मीटर। तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा हमारे पास, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो यहाँ पे हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम चार्जेस के बीच में क्या होगा हमारे पास, द फोर्स ऑफ रिपल्सन, कितने फोर्स से रिपेल करेगा, 9 इंटू 10⁹ फोर्स से रिपेल करेगा। इफ देयर सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 1 मीटर, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो, 1 मीटर हो, तो वो उसको कितने फोर्स से उन दोनों को रिपेल करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कूलम्स फोर्स होने के बाद, कूलम्स लॉ होने के बाद अब हम आगे चलते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म के ऊपर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, जो दोनों के बीच में फोर्स लगता है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखें बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारे पास है ओरिजिन, इसको मैंने लिखा एक्स एक्सिस और ये लिखा मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। तो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, पॉइंट ए जिसपे रखा मैंने चार्ज Q1 whose position is पोजीशन वेक्टर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया B जिसके ऊपर लिखा Q2 देन पोजीशन वेक्टर इज R2 वेक्टर। तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे, दो चार्जेस हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए कि दो हमारे पास चार्ज हैं, एक पॉइंट ए के ऊपर है और दूसरा पॉइंट बी के ऊपर है, उस पोजीशन इज R1 और R2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर और ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो रिप्रेजेंट किसको करती है, ए बी को। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सिंपली आर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आर क्या लिख सकते हैं, आर। अब क्या है दोस्तों इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ए के ऊपर भी पॉजिटिव है, बी के ऊपर भी पॉजिटिव, तो दे आर फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर ये जो फर्स्ट चार्ज हमारे पास है इस सेकंड के ऊपर फोर्स लगाता है तो कुछ इस प्रकार से रिपेल करेगा ऑन द लाइनिंग के अंदर, तो F21 लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, F21। तो F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर 1 से लेकर 2 तक, मतलब इसके लिए जो पोजीशन होगी, ठीक है, डायरेक्शन जो बनेगी हमारे पास अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग ए बी डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो जो यहाँ पे हमारे पास R12 वेक्टर होगा जिसके ऊपर मैंने लिखा कैप, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का जो हम यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन। सेकंड की बात करते हैं, अब ये बी वाला फोर्स इसके ऊपर लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली ऐसा ही पार्ट यहाँ पे F12 लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, 2 से 1 की तरफ, तो इसको लिखेंगे R21, ठीक है, अलोंग BA। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो होगा हमारे पास 2 1 कैप होगा, तो अगेन ये यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, छोटा सा पार्ट हम बाद में करेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास कूलम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स फाइंड आउट करते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर। F12 लिखा मैंने यहाँ पे, F12 इसको K Q1 Q2, ठीक है। इस R जो हमारे पास है ये R, इस R को हम लिखेंगे R21, मतलब F12 के ऊपर लग रहा है तो इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको R21 लिखेंगे, R21 का स्क्वायर। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो जब भी किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से। लाइक ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, इसे नेक्स्ट में हम जा सकते हैं, इसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो K Q1 Q2 बाई में R21 स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिखूंगा R21 वेक्टर और R21 मैग्नीट्यूड, तो पावर 1 और पावर 2, तो ये K Q1 Q2 R21 क्यूब और R21 वेक्टर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये फोर्स जो इंडिकेट करेगा F12।
इसी प्रकार से सिमिलरली प्रोसेस के अंदर हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे जो F21 फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास K Q1 Q2, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या लिखेंगे 1-2 क्यूब और R12 वेक्टर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास है, जो F21 है, F21 किसके अलोंग एक्ट करता है AB के अंदर, F12 किसके अलोंग एक्ट करेगा अलोंग BA के अंदर। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, क्योंकि R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो F12 इज इक्वल टू F2, बट डायरेक्शंस क्या है अपोजिट। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, किसमें एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर। तो इसको हम किस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में प्रूव कर सकते हैं वो चीज आप लोग ध्यान से देखें इसी पार्ट के अंदर ही। तो आगे मैं चलता हूं, इसी पार्ट को थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ, इसी पार्ट को आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर जाता हूँ, इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये लिखेंगे R12 R12। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल यूज करें, ट्रायंगल OAB, तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि जो सेम डायरेक्शंस के वेक्टर होंगे, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो उन दोनों का सम इज थर्ड इक्वल होगा, जिसमें हमारे पास टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो किस प्रकार से लिखेंगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या देता है कि दो साइड ऑफ ट्रायंगल जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो AB की जो वैल्यू निकालो तो AB किसके इक्वल होगा OB माइनस OA के इक्वल। तो AB को मैंने लिखा R12 और AB को लिखा मैंने R2 माइनस R1। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़े से पार्ट के अंदर और हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास अनदर, अगर मैं राइट करूं यहाँ पे इस डायरेक्शंस के अंदर, ये डायरेक्शंस अगर मैं लूं तो इसको मैं R21 वेक्टर लिखूंगा। तो अब क्या होगा हमारे पास ट्रायंगल OAB के अंदर ही सेम, अब सेम ऑर्डर किसके अंदर बनेगा OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। ध्यान से देखें O से B डायरेक्शन, B से A, ये सेम ऑर्डर होगा, ये अपोजिट ऑर्डर होगा, ये अपोजिट ऑर्डर। तो इसको लिखेंगे R2 प्लस ये पार्ट हमारे पास R21 इज इक्वल टू R1। तो R21 किसके इक्वल होगा हमारे पास R1 माइनस R2 के इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो कंपेयर करते तो हमें क्या मिलता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास R12 लिखो, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो कितना रहेगा R1 माइनस R2, और R1 माइनस R2 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो R12 इज इक्वल टू माइनस R21। तो यहाँ पे क्या नजर आया आप लोगों को कि जो हमारे पास ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन किसको इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, किसको इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, ठीक है। और R1 और R21 ये A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। तो हम किस प्रकार से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों फोर्सेस सेम होंगे, उस चीज को यहाँ पे देखें। मैं इस फोर्स की बात करता हूं, F12 की बात करें, F12, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा, ये फॉर्मूला क्या है K Q1 Q2 पाई में R21 क्यूब और R21 वेक्टर, ठीक है। और जो R21 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखें, R21 को मैं क्या पुट अप कर सकता हूं R12। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे K Q1 Q2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, पुटिंग
वैल्यू ऑफ R21, R21 की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे K Q1 Q2 R21 क्यूब और इसकी जगह पे माइनस R12 वेक्टर मैंने लिख दिया। माइनस को बाहर निकाल दो, K Q1 Q2 R21 क्यूब और R12 वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो F21 K Q1 Q2 R12 क्यूब और R12 वेक्टर। तो क्या लिखा जाएगा ये F21। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका न्यूटन लॉ जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स है वो किसको ओबे करता है, इट्स आल्सो ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, इट ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी वेक्टर फॉर्म थी जिसके अंदर हम कुछ पॉइंट यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो कूलम्स लॉ है इसका हम किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट करते हैं और कितने फोर्स से वो उसको रिपेल करते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एक पॉइंट है जिसको हम लिमिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटेशन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास यही होगा, ठीक है। एक लिमिटेशन का जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। क्या पॉइंट है लिमिटेशन का, कि जो कूलम्स फोर्स होता है, कूलम्स फोर्स को जो हम अप्लाई करते हैं ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके लिए सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होगा, फॉर पॉइंट चार्ज। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए, पॉइंट चार्ज, ठीक है। और कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, इट इज अप्लाई ओनली फॉर only when both charge are at a rest position। दोनों चार्जेस को और हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे दोनों के दोनों चार्जेस क्या हो, एट रेस्ट पोजीशन पे हो। तो ये पार्ट होगा हमारे पास, और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। केस में होगा हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लार्ज डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट द हमारे पास एक न्यूटन लॉ, कूलम्स लॉ, जिसका हम किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज पार्टिकल। दो हमारे पास पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, उसके बीच में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।